हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द न्यू टॉपिक दैट इज इन्फ्लेमेशन. दिस टॉपिक कम्स अंडर द पैथोफिजियोलॉजी एंड ऑल्सो कम्स अंडर द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द इम्यून सिस्टम. So what is inflammation? Inflammation it is the local physiological response to the tissue injury. जब कहीं भी हमारी सपोज कर लो स्किन पे टिश्यू इंजरी हो गई, सो दिस इज द स्किन इंजरी. इंजर्ड पार्ट जो होता है वो ब्लड से फिल होता है. हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो रेडनेस शो करेगा एंड स्वेलिंग शो करेगा. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. तो टिश्यू इंजरी के सराउंडिंग जो सेल टिश्यू है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन शो करते हैं. वो उनमें सूजन आ जाती है, वहां पे एरिया रेड हो जाता है. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन? Inflammation may be acute or it may be chronic. Acute is the initial stage of inflammation. जब अचानक से कहीं पे इंजरी हो गई तो सडनली सराउंड एरिया जो है वो भी साथ में रेड हो गया, स्वेल अप हो गए वहां के सेल एंड टिश्यू. दैट इज कॉल्ड acute inflammation. और अगर हम उस इंजरी को नहीं ठीक करते, उस वुंड की प्रॉपर केयर नहीं करते इंजर्ड पार्ट की, तो वो धीरे धीरे वहां पे पस फॉर्म हो जाती है और जो इन्फ्लेम्ड सेल एंड टिश्यू है वो क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं. वहां पे पस फॉर्म हो गई, नेक्रोटिक चेंजेस आ गई, वहां पे एक अल्सर बन गया. दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. फर्स्ट वन इज द acute, that is the initial phase, and chronic, that is gradually change of acute inflammation into the chronic inflammation. Then what is about acute inflammation? Acute inflammation के बारे में हम और क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इनिशियल रिएक्शन. तो जब कहीं भी इंजरी हो गई, सपोज कर लो हमारे यहाँ पे टिश्यू इंजरी हो गई, तो इट इज द इनिशियल रिएक्शन. तो साथ वाले सेल टिश्यू जो है, सराउंडिंग एरिया जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा वो, और वहां पे रेडनेस आ जाएगी और उस लिम्ब का हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे. So it is the initial reaction of the cell and tissue around the injured part. Then there will be dilatation of blood vessels. तो जो inflamed cells हैं उनकी तरफ blood supply जो है बढ़ जाएगी by vasodilation. तो यहाँ पे vasodilation होगी, मतलब blood vessels का जो ल्यूमन है उसका साइज बढ़ गया और उसकी हेल्प से यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई. तो ये ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जो एरिया है, इंजर्ड एरिया है, उसकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. इसीलिए हम कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज पॉजिटिव फॉर अस, बिकॉज विदाउट इन्फ्लेमेशन हीलिंग इज नॉट पॉसिबल. तो इन द इन्फ्लेम्ड एरिया देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायलेटेशन देयर विल बी more protein fluid rich supply to the injured area. There will be transportation of oxygen and there will be transportation of nutrients. तो ये ब्लड सप्लाई बढ़ने से पॉजिटिव इफेक्ट हो गया हमारे इंजर्ड एरिया को. ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या हो गया, वहां पे प्रोटीन रिच फ्लूइड जाने लगा, वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगी, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाने लगे, वहां पे प्रॉपर एंटीबॉडीज जाने लगी. तो ये सभी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी वुंड हीलिंग में. सो थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड टुवर्ड्स द सेल. बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है हमारा उस इंजर्ड पार्ट की तरफ जाने लगा, इन्फ्लेम्ड सेल्स की तरफ जाने लगा, जो कि इन्फ्लेम्ड सेल्स के लिए भी पॉजिटिव है और हमारी जो टिश्यू इंजरी हुई है उनको भी हीलिंग में हेल्प करेगा. देन आउटकम, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसकी फर्दर आउटकम क्या निकलेगी, आउटकम में बी रेजोल्यूशन और इट में बी देयर विल बी अब्सेस फॉर्मेशन. तो अगर हम इस वुंड की प्रॉपर केयर करेंगे तो ये वुंड ठीक हो जाएगा. दैट विल कम्स अंडर रेजोल्यूशन, मींस देयर विल बी प्रॉपर हीलिंग ऑफ द वुंड. अदरवाइज अगर हम इसकी वुंड की केयर नहीं करते, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करते, एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं लेते, हम अच्छी डाइट नहीं लेते, प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अब्सेस फॉर्म हो जाएगा, वहां पे पस फॉर्म हो जाएगी और जो है वुंड जो है क्रॉनिक रूप धारण कर लेगा. दैट विल बी द
chronic inflammation or pus formation or abscess formation. So this is about the definition, what is the inflammation, what are the types of inflammation and what are the characteristics of acute inflammation. तो आगे हम पढ़ेंगे what are the causative factors which cause the inflammation. So next, these are the causes of acute inflammation. First cause is the microbial infection, that may be bacterial infection or it may be viral infection. तो हमारी स्किन पे सपोज कर लो कोई इन्फेक्शन हो गया, इट में भी बैक्टीरियल, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो स्किन के इन्फेक्शन कर देते हैं और नंबर ऑफ वायरस जो हैं जो स्किन के इन्फेक्शन कर देते हैं. तो इन्फेक्शन तो होता ही है, साथ वाला जो सराउंडिंग एरिया है वो इन्फ्लामेशन शो करता है. तो इन्फ्लामेशन द फर्स्ट जो है मेजर रीजन इज द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. द सेकेंड कॉज इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को कोई एलर्जी है, जहाँ एलर्जी ना हो, अगर नॉर्मल ही हमारे जो है इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम डस्ट इनहेल कर लें, तो डस्ट इनहेल करते हैं जब, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है कफ का. दैट इज कफ इज रिफ्लेक्स कि अंदर डस्ट चलेगी, कफ रिफ्लेक्स से वो अंदर डीप रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगी, गले से ही हमारी बॉडी उसे एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगी, है ना. तो हमारे गले में क्या हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वहाँ पे जो है म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगी एंड जो म्यूकस सेल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एलर्जिकल रिएक्शन. देन सेकेंड कॉज इज द फिजिकल एजेंट्स. अगर कोई पर्सन ज़्यादा टाइम रेडिएशन के एक्सपोजर में रहे, या एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड के एक्सपोजर में रहे, तो उसकी स्किन पे क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी. अदरवाइज अगर किसी को इंजरी हो जाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रॉमा, तो इंजरी के साथ साथ बाकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. तो ट्रॉमा एंड रोड साइड एक्सीडेंट्स, दीज आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. द नेक्स्ट वन इज द केमिकल एजेंट्स. सम एसिड्स एंड सम टॉक्सिन मटेरियल्स. अगर कोई भी एसिड वगैरह हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वहाँ से बर्न हो जाएगी और जो एरिया है, बर्न एरिया के अराउंड जो एरिया है वो इन्फ्लामेशन शो करेगा. द नेक्स्ट वन इज टिश्यू नेक्रोसिस, दैट मीन्स इस्कीमिक इन्फेक्शन. सपोज कर लो हम जो है सपोज कर लो कोई बेड रिडन पेशेंट है, तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज ना करें तो कुछ चीज़ें, कुछ जो ऐसे साइट्स है बोनी एरियाज जिनको ब्लड सप्लाई जो है धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएगी और वहाँ के सेल टिश्यू जो है वो नेक्रोसिस होने लगेंगे. वहाँ पे ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बेड सोर्स बन जाएंगे और बेड सोर्स के अराउंड जो है हमारे सेल एंड टिश्यू वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे. So these are the causes of inflammation, may be due to bacterial or viral infection. It may be due to म्यूकस एपिथेलियल सेल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एलर्जी की वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेंगे, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उनकी. देन फिजिकल एजेंट के अगर हम एक्सपोजर में आ जाए, एक्सेसिव रेडिएशन के एक्सपोजर में, फॉर एग्जांपल सनलाइट के एक्सपोजर में, एक्सेसिव हीट या कोल्ड के एक्सपोजर में, तो हमारे जो स्किन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है. देन ट्रॉमा एंड रोड साइड एक्सीडेंट, जो इंजरी वाली हमने पहले डायग्राम बनाई थी, कहीं पे भी इंजरी हो जाए तो साथ वाले सेल टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. देन अगर कोई केमिकल एजेंट जो है हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो एरिया बर्न हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है. देन लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस. टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं मतलब सेल एंड टिश्यू डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कट ऑफ ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ के सेल एंड टिश्यू नेक्रोटिक चेंजेस शो करेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे. पहले इन्फ्लेम्ड होंगे और बाद में धीरे धीरे नेक्रोसिस मतलब वो डैमेज होने लगेंगे. सो दीज आर द कॉजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. देन नेक्स्ट, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, इन्फ्लेम्ड जो सेल्स जो हैं वो कैसे होंगे, कैसे साइन एंड सिम्टम शो करेंगे. पहले तो वहाँ पे क्या होगा, एडिमा हमें शो होगा, मीन्स स्वेलिंग शो होगी. तो इन्फ्लेम्ड जो सेल है सबसे पहले देखने में कैसे लगेगा कि वहाँ पे एडिमा हुआ है, वहाँ पे फ्लूइड फिल होने की वजह से, जहाँ सेल एंड टिश्यू का साइज बढ़ जाने की वजह से जो है वहाँ पे स्वेलो अप एडिमा जैसा वो शो होगा. देन सेकेंड वन इज रेडनेस शो होगी. उनका कलर कैसे हो जाएगा, स्किन का रेड हो जाएगा और जब हम उसके कोई दबाव डालेंगे या टच करेंगे तो वो पेन होगी पर्सन को, बिना टच करे भी और
टच करके भी वहाँ पे जो है पेन फील करेगा पर्सन। देन वहाँ से एक्सेसिव हीट की प्रोडक्शन होगी एंड कहीं भी जो इंजरी हुई है हमारी लोअर लिम्ब में जो अपर लिम्ब में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। So these are the signs and symptoms of acute inflammation. First of all, there will be swelling, redness of that area, pain at that site, then heat production more, then loss of function of that limb which is get injured. So these are the signs and symptoms and causes of acute inflammation. Next is the effects of inflammation. What are the effects of inflammation on our body? So there are two types of effects. There will be beneficial effects of inflammation or otherwise there will be harmful effects of the inflammation. तो effects are two types, दो तरह के effects हैं inflammation की हमारी बॉडी में। एक तो जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है और दूसरे जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। So under the beneficial effects, beneficial effect क्या होंगे? First point is dilution of toxins. तो इन्फ्लेम्ड जो एरिया होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो इन्फ्लेम्ड एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो यहाँ पे सपोज कर लो कहीं पे कट लग गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होती है, सेल डेब्रीज की। तो सेल डेब्रीज को वहाँ से निकालने के लिए मतलब टॉक्सिन्स वहाँ से निकलता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई वो जरूरी चीजें तो जहाँ सप्लाई करती ही हैं, साथ में जहाँ पे जो सेल डेब्रीज बन गई बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो भी जहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, डिल्यूशन ऑफ द टॉक्सिन्स। देन सेकंड जो है बेनिफिशियल इफेक्ट, एंट्री ऑफ एंटीबॉडीज। तो ब्लड सप्लाई की हेल्प से यहाँ पे एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, वो भी यहाँ पे इजीली पहुँचने लगेंगे और जो है फर्दर इन्फेक्शन की ग्रोथ होने को रोकेंगे। कि नॉर्मली इंजरी वाली जगह पे ड्रेसिंग वगैरह करते हैं हम सब और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन जो है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई के बढ़ने के कारण वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रॉपर सप्लाई होने लगती हैं जो कि एंटीजन को खत्म कर देती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट गुड इफेक्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ब्लड सप्लाई की हेल्प से वहाँ पे जो भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह लेंगे वो ड्रग्स जो हैं ब्लड के थ्रू वहाँ पे सप्लाई होने लगेगी। और ब्लड में हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, वहाँ पे वो भी आ जाएंगे ब्लड सप्लाई की हेल्प से और वो वहाँ पे क्या वुंड हीलिंग में भी हेल्प करेंगे। दैट विल चेंज द फिब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। सो देयर विल बी फाइब्रिन फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। देन लास्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज द न्यूट्रिएंट सप्लाई प्लस ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया कि ब्लड सप्लाई जो है जब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन, ये डायमीटर बढ़ गया, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें क्या सप्लाई होने लगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन प्लस एंटीबॉडीज प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स plus medicine. So all these are good things which cause beneficial effect, the supply of these things which cause beneficial effect to the site of inflammation. तो ये सभी चीजें हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ गई, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो लीक होने लगा, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जमा होने लगे, प्लेटलेट्स जमा होने लगी, ब्लड वेसल की डायलेटेशन की वजह से मेडिसिन पहुँचने लगी, मेडिसिन का इफेक्ट जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा, एंटीबॉडीज पहुँचने लगी इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन का जो है पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन की वजह से ही ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ता है और ब्लड सप्लाई बढ़ती है एट द साइट ऑफ इंजरी। देन नेक्स्ट आर द सम हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फर्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। तो जब भी इन्फ्लेमेशन वाले एरिया पे क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है
तो वो सेल डेब्रीज को तो वहाँ पे और एंटीजन को तो जो है मैक्रोफेज सेल्स जो है इनगल्फ करते हैं, साथ में कुछ अच्छे जो है नॉर्मल सेल्स उनकी भी डाइजेशन हो जाती है। सो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन कि नॉर्मल सेल्स भी वहाँ से इनगल्फ हो गए, सम नॉट सारे नहीं, कुछ अमाउंट में नॉर्मल सेल्स भी वहाँ पे जो है खराब हो जाते हैं, वहाँ पे जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं बाय द फेगोसाइट्स। देन नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट इज द स्वेलिंग। तो स्वेलिंग होने की वजह से वो लिम्ब जो है, जो जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ उस लिम्ब का हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। देन थर्ड वन इज इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अगर हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो ये हार्मफुल इफेक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ वहाँ पे फिर वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो दीज आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स and these are the harmful effects of inflammation on our body. The next one are the outcome of the inflammation. Inflammation की outcome क्या निकलेगी? जैसे कोई भी इंजरी हो, अगर हम उसका ट्रीटमेंट ले लें तो अच्छी आउटकम निकलती है, लेकिन अगर उस इंजरी को हम ऐसे ही छोड़ दें तो वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्म होने लगती है और आउटकम होने की बजाय वहाँ पे एक वुंड जो है अल्सर का रूप लेने लगता है। देन नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ, और वी कैन से आउटकम ऑफ इन्फ्लेमेशन। आउटकम होगी क्या होगी इन्फ्लेमेशन की? तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लें एट द साइट ऑफ इंजरी जो हो गई है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रेसिंग, अच्छी डाइट लें, तो हमारा पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, और वी कैन से वुंड हीलिंग। So resolution or wound healing depends upon the aseptic technique, कि हम हमारा जो इंजर्ड एरिया है, इन्फ्लेम्ड सेल लाइन टिश्यू है, उनकी ड्रेसिंग एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रेसिंग। उसको वैसे भी हम गंदे हाथों से टच नहीं करते हैं ना, उसको कवर करके रखते हैं, बाहर वाले इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, तो वुंड हीलिंग हो जाएगी। अगर हमारी डाइट अच्छी है, प्रोटीन रिच हम डाइट ले रहे हैं, तो वुंड हीलिंग हो जाएगी। और अगर हमारा HB अच्छा है, HB हमारा नॉर्मल है या ज़्यादा है, HB हमारा नॉर्मल है, तो वो वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट आउटकम इज द रेजोल्यूशन ऑफ वुंड हीलिंग। देन सेकेंड, देयर मे बी abscess formation। अगर हम हमारा इन्फ्लेम्ड जो एरिया है, जो जहाँ पे इंजरी हुई है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, उसको मतलब एसेप्टिक टेक्निक नहीं यूज करते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रेसिंग, तो वहाँ पे पस बन जाएगी। abscess मीन्स पस, वहाँ पे जो है पस फॉर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, और बिकॉज ऑफ डाइट हम अच्छी नहीं लेते, हम फास्ट रखते हैं, एसेप्टिक टेक्निक नहीं यूज करते, हमारा HB नॉर्मल से कम है, तो वहाँ पे जो सेल टिश्यू है वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगती है, वहाँ पे पस फॉर्म होने लगती है, डेड हो जाते हैं सेल टिश्यू। देन थर्ड आउटकम विल बी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हमारी पहले जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन थी, अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, किसी भी वजह से कारण बन जाए वो 2-3 महीने में, फिर वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाएगी, वहाँ पे गैस गैंग्रीन्स वगैरह बन जाएंगी, वहाँ पे एक अल्सर बन जाएगा, डीप अल्सर जो पस से भरा होगा ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये अगर कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है हमारी क्रॉनिक में चेंज हो जाएगी, और उसे हील करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे बेड सोर्स बन जाते हैं बेड रिडन पेशेंट्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बारे में आज हमने पढ़ा, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द सराउंडिंग सेल एंड टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी।
सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, लाइक बैक्टीरियल कॉज हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो गया इन्फ्लेमेशन, कहीं हम एक्सेसिव हीट या कोल्ड के एक्सपोजर में आ गए तो इन्फ्लेमेशन हो गया हमारी बॉडी में, है ना। इंजरीज या ट्रॉमा के बाद केमिकल्स एजेंट के हमारी बॉडी पे अगर गिर जाए तो हमारी बॉडी जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, सेल एंड टिश्यू। देन नेक्स्ट हमने की थी डिटेल अबाउट द अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है वेजोडाइलेशन की हेल्प से, और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है, और परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, वहाँ पे प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो लीक होने लग गया, और वो इन्फ्लेम्ड सेल एंड टिश्यू की तरफ जब वो जाएगा विद ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज एंड देन ऑल दीज थिंग्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है सभी वो है वुंड हीलिंग में हेल्प करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन क्या है हमारी बॉडी के लिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी इंजरी के बाद इंजरी के अराउंड जो है सेल एंड टिश्यू नॉर्मल रिएक्शन शो करते हैं। इन्फ्लेमेशन वो हमारी बॉडी के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जो वुंड हीलिंग में भी हेल्प करती है और इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स को भी ठीक होने में हेल्प करती है। तो आउटकम हमने इससे पहले भी किया कि रिजल्ट क्या निकलेंगे, है ना। रिजल्ट क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो बेनिफिशियल इफेक्ट भी हमने नंबर ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट जो है डिस्कस किए कि टॉक्सिन वहाँ से डिल्यूट होकर निकल जाती है, वहाँ पे एंटीबायोटिक जो हैं जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है। सो ऑल दीज वर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट जो है इन्फ्लेमेशन के कि वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं, उसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है बाद में फिर नॉर्मल सेल्स भी उन रिएक्शन की वजह से उस फाइट में जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है उस फाइट में नॉर्मल सेल भी डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो ये था उसका बैड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। और अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी प्रॉपर शो नहीं करती तो वुंड हीलिंग जो है डिले हो जाएगी। तो ये भी था उसका हार्मफुल इफेक्ट। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटकम ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का आउटकम जो है रेजोल्यूशन हो सकता है, वुंड हीलिंग हो सकता है अगर इन्फ्लेमेशन के दौरान हम एसेप्टिक टेक्निक यूज करें फॉर द वुंड हीलिंग, जो है ड्रेसिंग करने के टाइम डाइट अच्छी ले और हमारा ब्लड जो है HB जो है नॉर्मल हो तो वुंड हीलिंग जल्दी हो जाती है। अदरवाइज देयर विल बी एब्सेसिव फॉर्मेशन और अक्यूट इन्फ्लेमेशन में बी चेंज इनटू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो वन मोर, there will be necrotic changes of the cell tissue। तो सेल टिश्यू वहाँ पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हम ना लें तो नेक्रोटिक चेंजेस आ जाएंगी, सेल टिश्यू बाद में वहाँ पे गलने सड़ने लगेंगे और वही फाइनली चेंज कर देंगे अक्यूट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फ्लेमेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड यू कैन मेक द notes and you can study it properly. Thank you.